हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर होगा पूरा का पूरा हमारा रॉड्स लॉ के ऊपर है और पूरा का पूरा आज रॉड्स लॉ को समझते हैं कि एक्चुअल में रॉड्स लॉ है क्या। जैसे अगर इस रॉड्स लॉ को समझने की कोशिश की जाए तो हमने पिछले वाले लेक्चर में हमने वेपर प्रेशर का जो कंसेप्ट पढ़ा था उसमें एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था। उसमें अलग अलग कंपोनेंट थे, एक सॉल्यूट था और दूसरा सॉल्वेंट था। हमने लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए बात किया था। एक्चुअल में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में कहा था कि आपका सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा। तो इस पूरे रॉड्स लॉ को समझने के लिए अगर बात करें हम, तो हमने पिछले वाले लेक्चर में आपको कहीं ना कहीं वीडियो देखा होगा, तो आपको कहीं ना कहीं ये आइडिया लगा था कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर के फॉर्म में वाटर के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं और ये जो वापस से कहीं ना कहीं प्रेशर जो आके वाटर के मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, इसी को हम लोग वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो एक्चुअल में किसी भी सॉल्यूशन के अंदर अगर बात करें, कोई भी सॉल्यूशन हो आपका, उस सॉल्यूशन में अलग अलग जो कंपोनेंट हैं, उन कंपोनेंट में किसका कितना ज्यादा पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, ये चीज कैसे कैलकुलेट होगा, ये जो कैलकुलेशन था बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। एक्चुअल में सपोज करो ये आपका सॉल्यूशन है, इस पूरे सॉल्यूशन में आपके दो कंपोनेंट हैं, एक सॉल्यूट होगा और एक दूसरा सॉल्वेंट होगा। एक सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है। एक्चुअल में बात करें जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को लेके, तो यहां जो सॉल्यूट का केस देखें और सॉल्वेंट का केस देखें, तो इस सॉल्यूट का क्वेश्चन यहां उठता अब है कि इस सॉल्यूट का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना होगा। पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूट का कितना होगा, सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर कितना होगा। इन दोनों का पार्शियल वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा। अब हमने पढ़ा ना कि जब पिछले वाले लेक्चर में आप देख लेना, ज्यादा अब हम यहाँ नहीं इसको लेंगे, नहीं तो पता चला कि पिछला वाला ही वीडियो यहाँ बन रहा है वो, तो आप पिछले वाला जो वीडियो है इससे देख लीजिएगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर पूरा का पूरा इसमें सिखाया जाता है कैसे कैलकुलेट होगा। तो ये जब कैलकुलेशन की बात आई तो यहाँ बोला जाता है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो लिक्विड के दोनों कंपोनेंट थे, एक्चुअल में जो लिक्विड के कंपोनेंट होंगे वो वोलाटाइल होंगे। एक्चुअल में वोलाटाइल का मतलब ये होता है उस टाइप का लिक्विड वोलाटाइल कंसीडर होता है, उस टाइप का लिक्विड वोलाटाइल कंसीडर होगा जो बहुत इजीली अपने लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम लोग वोलाटाइल लिक्विड कहेंगे। तो यहां जो होगा आपका रॉल्स लॉ जो है, एक्चुअल में यहां सॉल्यूट और सॉल्वेंट का हमें पार्शियल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना होता है पूरे रॉल्स लॉ के अंदर। तो ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर जो कैलकुलेट करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो एक्चुअल में फ्रेंच के केमिस्ट थे जिनका नाम रॉल्स था, और उन्होंने इस लॉ को दिया। बोला क्या कि जो किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, थोड़ा गौर फरमाओगे आप, उन्होंने बोला रॉल्स साहब ने कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट का उस सॉल्यूशन के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अपने मोल फ्रैक्शन के लिए। आप ये चीज देखो, प्रेशर इज पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। क्या आपने हेनरी लॉ में ऐसा ही कुछ लॉ पढ़ा था? हेनरी लॉ का भी वीडियो आप जरूर देखना अगर नहीं देखा हो तो आपने। यहां हमने बोला था हेनरी लॉ के केस में कि पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, याद रखना वहां हेनरी लॉ केस में। तो इन दोनों में रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ में डिफरेंस क्या है? एक्चुअल में रॉल्स लॉ में जो है ना डिफरेंस ये होता है कि ये लिक्विड सॉल्यूशन के लिए है और वो गैसियस के लिए था। हमने उसमें लिक्विड के अंदर गैसेस के पार्टिकल को डिसॉल्व करने की कोशिश की थी, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की बात किया था, स्कूबा डाइवर्स की बात की थी। लेकिन यहां हमारे दोनों के दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे हैं? लिक्विड है, और वो लिक्विड में कैसे लिक्विड है? वोलाटाइल लिक्विड है, और इनका हमें पार्शियल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। तो जाहिर सी बात है जब पार्शियल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने की बात आई तो यहां एक फ्रेंच के केमिस्ट ने जिनका नाम रॉल्स है, उन्होंने यही वर्ड बोला कि किसी भी पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में किसी का भी कैलकुलेट करना है तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर उतना ही होगा जितना वो सॉल्यूशन के अंदर उसका मोल फ्रैक्शन की वैल्यू होगी। अब बात करते हैं, इसमें मान लो दो कंपोनेंट है, एक फर्स्ट कंपोनेंट और दूसरा सेकंड कंपोनेंट। अगर इन दोनों का बारी बारी से बात करें तो फर्स्ट कंपोनेंट के लिए अगर बात करें तो क्या हमने उसको P1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट सेकंड कंपोनेंट की बात करें तो उसे P2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो रॉल्स साहब ने कहा कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा P1 का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन से, मतलब वो x1 के ऊपर डिपेंड करेगा। P2 का जो कहीं ना कहीं मोल फ्रैक्शन होगा, कहीं ना कहीं P2 का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन से। ये दोनों टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब बताओ यहाँ P1 की जो वैल्यू, यहाँ ये जो साइन हटाने के लिए यहाँ एक वर्ड आता है P1 इक्वल्स टू P1 नॉट इंटू x1। आप इसके पहले वाले लेक्चर में P1 नॉट बता चुके हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि ये प्योर सॉल्यूट या प्योर सॉल्वेंट के लिए हम लोग P1 नॉट रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरीके से P2 के लिए भी होगा, क्या होगा? P2 नॉट इंटू x2। ये आपका एक बार प्योर सॉल्यूट के लिए और एक बार ये प्योर सॉल्वेंट के लिए। तो
तो ये आपने दोनों कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल लिया, और ये बताया किसने? रॉल्स साइंटिस्ट ने। एक्चुअल में वो उन्होंने बस इतना ही बोला था कि किसी भी कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के, मतलब वो सॉल्यूशन के अंदर कितने हिस्से में प्रेजेंट है वो चीज उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके पार्शियल वेपर प्रेशर के। अब बताओ, इन दोनों का आपने पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल लिया, ये दोनों ये अलग अलग दो कंपोनेंट से मिलकर सॉल्यूशन जो बना था, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट से, उन दोनों का आपने पार्शियल वेपर प्रेशर निकाल लिया। लेकिन अब कोई पूरे सॉल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर पूछे तो मालूम है कि पार्शियल वेपर प्रेशर पूरे सॉल्यूशन का अगर निकालना होगा तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जोड़ देंगे। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर आपने पढ़ा था, उन्होंने पूरे सॉल्यूशन के पार्शियल वेपर प्रेशर को निकालने के लिए बस यही बोला कि जितने कंपोनेंट आपका उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है सारे के अलग अलग कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर निकालो और सभी को ऐड कर दो। तो अगर कोई आपसे पूछे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? P1 प्लस P2, यही होगा ना, P1 प्लस P2 पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या P1 की जगह हम लिख सकते हैं क्या P1 x1 प्लस P2 x2, यहां जो P1 नॉट और P2 नॉट होगा। तो यही आपका कहीं ना कहीं रॉल्स लॉ है जो पूरा का पूरा क्वेश्चन बनाने में हमें मदद करेगा। आपका रॉल्स लॉ यही कहता है कि पूरे सॉल्यूशन का अगर पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है तो एक पार्टिकुलर जितने भी कंपोनेंट हैं उनके सारे का बारी बारी से पार्शियल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करो, और पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मोल फ्रैक्शन की वैल्यू से। तो वो उनके मोल फ्रैक्शन और प्योर सॉल्यूट या प्योर सॉल्वेंट के वैल्यू से मल्टीप्लाई करके कहीं ना कहीं पार्टिकुलर एक कंपोनेंट का निकाला, फिर उसी तरीके से दूसरे कंपोनेंट का, और दोनों को ऐड कर दो तो वो पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर निकल जाएगा। तो पूरा का पूरा रॉल्स लॉ समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पूरा ग्राफ के ऊपर पढ़ेंगे, इनका ग्राफ भी है रॉल्स लॉ के ऊपर, उसका ही चर्चा करेंगे हम लोग।